हुकूमत और एफबीआर टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने में कितना संजीदा नजर आ रहे हैं इस बजट में। एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत लेजी हो चुकी है क्योंकि उसको इजी मनी की आदत पड़ गई है। उनको बैठे बैठाए पूरे का पूरा टैक्स वो विद होल्डिंग की शक्ल में आ जाता है। इतनी हायर टैक्सेशन किसी भी दुनिया की कंट्री में नहीं है जिस तरह से की जा रही है। 2.8% IRS ने खुद कलेक्ट किया है, यानी ताज़ा लगा लें कि पूरे इनकम टैक्स की कलेक्शन में ये 2.8% बनता है। हुकूमत ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस बजट 2025 और 26 में क्या इकदाम उठाए हैं? इस कंट्री के अंदर आपने देखा कि जो लोग 10-10 फैक्ट्रियां लगाने जा रहे थे वो रुक गए थे पिछले साल में, और वो सोच में पड़ गए थे कि हम आगे कैसे चलेंगे। तो इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट्स के साथ चलता है, लेकिन गवर्नमेंट के इकदाम इसके लिए जो बेनिफिट देने चाहिए थे वो नहीं दे पा रही। प्राइवेट सेक्टर में टैक्स छूट और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ को आप किस तरह देखते हैं? अगर आप उसको ओवर टैक्स करके आपने बर्बाद कर चुके हैं, अब उसको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर बहुत नाजायज टैक्स बढ़ाया गया और उसमें से जो अब कमी की गई है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इन एलिजिबल और सफिशिएंट सोर्स से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? कैसी ड्रास्टिक प्रोविजन है जो हमारी पूरी जो लैंडस्केप है इकोनॉमी की वो चेंज कर देगी और उसको तबाही के दाने पे ले आएगी। सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम से मुराद ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, गोल्ड, स्टॉक्स, ये जो पड़े हैं इसकी वैल्यू के अगेंस्ट मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स है, 4 करोड़ लोग उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट का जो तस्वर है वो चैरिटी से अलहदा करके देखें। अगर आप उनको 2-2 हज़ार पर मंथ देते रहेंगे तो आप उनको हमेशा गरीब ही रखेंगे। बहुत बड़ी आबादी जो है इसको ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइक्रो फाइनेंस के जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में है उसको आप साथ में लाएं। सर्विसेज सेक्टर पे जो विद होल्डिंग टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, अब सर्विसेज सेक्टर कितना मुतासर होगा? उनका जो टैक्स था पहले 9% कॉर्पोरेट पे था और 11% था नॉन कॉर्पोरेट पे, इसको बढ़ा के इन्होंने 15% कर दिया। सरमाया हमेशा वहाँ जाता है जहाँ उसको बेहतर। कोई भी बंदा अपनी आमदनी से कमा के गवर्नमेंट को इतनी रकम देने को तैयार नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर ले। बंदा 15% ये टैक्स देगा, 16% स्टेट टैक्स देगा, तो इट बिकम्स लाइक 31%। और इसके अलावा जो टैक्सेशन है वो सेपरेट है। पाकिस्तान में तो अब सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पास जो वाइट भी पड़ा है उसको मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि जहाँ मैं लगाता हूँ गवर्नमेंट टैक्स लेने आ जाती है। अगर ये आज मिनिमम टैक्स रजीम की प्रोविजन को खत्म करते हैं तो इनके पास जो टैक्स रिटर्न्स आएंगी वो सब लॉसेस की होंगी। ब्रेन ड्रेन क्या है? 27 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? जाहिर है जो बंदा पूरे दायरे के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर या बाहर कोई वैल्यू एडेड करके बेच रहा है वो पाकिस्तान में क्यों रहेगा? अब बड़ी कमाल मेहरबानी फरमाते हुए कहा जी सैलरी में वो जो सरचार्ज है वो हमने 10 की बजाय 9% का, इससे ब्रेन ड्रेन रुक जाएगी। यानी कि देखिए ये कैसी बच्चेगाना बातें हैं। हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई है। बजट में क्रिप्टो से हासिल होने वाली आमदन के हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं वो क्या है? आज तक हम ये कहते रहे कि क्रिप्टो जो है इलीगल है, जिसका नोटिफिकेशन भी कोई नहीं था, और पाकिस्तान के अंदर बच्चा जो है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है। तो इसके बावजूद यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं थी। पूरे बजट में एक वर्ड भी क्रिप्टो के हवाले से कुछ भी नहीं है। आज दुनिया की इंटरनेशनल इकोनॉमीज जो हैं उसके ऊपर डिफाइन कर रही हैं कि ये क्रिप्टो को कैसे हैंडल करना है, इसकी टैक्सेशन कैसे होगी, लेकिन हम उसको कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाए। 111 इदारों को जिनको हुकूमत ने टैक्स से इस्तशना करार दिया है, आप क्या समझते हैं ये टैक्स इस्तशना गरीब के मुंह पर थप्पड़ मारने के मुतरादफ नहीं है? किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले को इस तरह की हमें चैरिटेबल नहीं देना चाहिए, उनको चैरिटेबल कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। किसी नीडी बंदे को जाना है तो हमें उसको डायरेक्ट जो है टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए, बजाय उन अदारों को हम टैक्स एग्जम्पशन दें जो खुद कमर्शियली कमा के उनका भी खून चूस रहे हैं। मौजूदा जंगी हालात में हुकूमत इन्वेस्टर और सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए क्या मुराद दे सकती है? तो गवर्नमेंट को इस मामले के अंदर बड़ा इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस हो कि जो पैसा यहाँ आएगा वो उसको वापस ले जाना चाहिए। अगर वो रिपार्टिएबल इन्वेस्टमेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वो पैसा बाद जाएगा। लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में लाइनों में खड़े हैं, जबकि रिटायर मुलाजमीन को भर्ती कर लिया जाता है। आप क्या समझते हैं? हर कोई रिटायर होकर जो के तल्लुकात हैं वो फिर कोई ना कोई ओहदा लेना चाहता है और ये बहुत बड़ी खराबी की वजह है। खास जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और यूथ की ट्रेनिंग के लिए ईयर मार्क करनी चाहिए हर बजट के अंदर, सूबों को भी और इनको, और उसको प्रोफेशनल लोगों को देना चाहिए बजाय इसके गवर्नमेंट इदारों को दें।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, वफाकी बजट में हुकूमत ने कौन कौन से नए टैक्स लगाए हैं और कौन कौन से टैक्सों के रेट बढ़ाए हैं और किन लोगों को टैक्स इस्तिस्ना दिया है, मुल्क की जो GDP है हकीकत पर कितना मबनी है, नौजवान मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं, सरमायाकारी कहाँ करनी चाहिए और टैक्स प्लानिंग क्या होनी चाहिए, टैक्स निज़ाम और अदालती निज़ाम के ज़रिए हम टैक्स बेस को किस तरह बढ़ा सकते हैं। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आपकी ज़ुबान पर होंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत ही खूबसूरत शख्सियात मेरे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर मुआशात हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, माहिर टैक्स कवानीन हैं, मुसन्नफ़ हैं, साबिक़ इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और मुझे ज्वाइन करेंगे मलिक हारून अहमद साहब, आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बजट 2025 और 26 में कौन कौन से नए टैक्स लगाए गए हैं और आप इसको ज़मीनी हक़ाइक़ से किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया यूब साहब। असल में ये बजट भी रूटीन का बजट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसको जिक्र बार बार इवन IMF भी करता है कि आपको अपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने हैं। दरअसल स्ट्रक्चर रिफॉर्म पाकिस्तान में कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं होती, उसका नुकसान जो है वो उन्हीं तबकात को होगा जो आजकल हमारे मुल्क का निज़ाम संभाले रहते हैं। अब मसला ये है कि आप 25 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं, कोई वजह होगी तो आप जाते हैं ना। बुनियादी जो मर्ज़ है उसको चूँकि ठीक नहीं करते हैं, अलामात का इलाज करते रहते हैं। इसमें भी ये हुआ कि आप देखें वो ये बता देते हैं कि जी बजट के आपका ये जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें आप कह रहे हैं जी सूद कम नहीं हो सकता, चलिए जितना भी हो गया। आपके डिफेंस बजट है वो भी हमें ज़रूरत है, शायद बढ़ाना भी इस दफ़ा ठीक किया है इंडिया ने जो पे हमला किया उसके बाद। फिर आपका जो भी दूसरे अखराजात हैं वो भी कम नहीं हो पाते, तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है। IMF कहता है भाई फिर इस साइड के ऊपर आमदनी में आप FBR का बजट बढ़ाते जाएँ। अब वो पूरा कैसे करना है, मौजूदा जो टैक्स निज़ाम है उसके अंदर तो इतनी सलाहियत नहीं है। अगरचे मैं आपको पता है हमेशा लिखता हूँ कि दरअसल हमारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मगर जो मौजूदा टैक्स निज़ाम है उसके तहत ये बजट हासिल है। फिर उन्होंने यही किया है, जो पुराने थे बेचारे टैक्स पे जो ऑलरेडी दे रहे हैं उनके रेट बढ़ा दिए हैं और नई कोई ब्रॉडनिंग ऑफ बेस नहीं की है और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे पूरा जोर है। तो फिर इससे ना मईशत आगे जाएगी ना लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इस बजट में और पिछले बजटों में इसलिए कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिहाज से। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत और FBR टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने में कितना संजीदा नज़र आ रहे हैं इस बजट में? जी कभी भी नहीं दिखाई दी गई, क्योंकि उनको इसके लिए जो करना है, एक तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत लेज़ी हो चुकी है, क्योंकि उसको ईजी मनी की आदत पड़ गई है। उनको बैठे बैठाए पूरे का पूरा टैक्स वो विद होल्डिंग की शक्ल में आ जाता है। अब दुनिया में कहीं सेल टैक्स की विद होल्डिंग का कोई तस्वर नहीं है, मैंने वो भी रखा हुआ है। अब इनको सारा पैसा वहाँ से आ जाता है, और जो इनकम टैक्स की विद होल्डिंग है वो तो आपको पता है कि अभी जो पिछली इनकी एनुअल डायरी छपी है, इनको ने अपना जो बिल्कुल समझिए कि डेटा हमारे सामने रखा है। अब तो वैसे बहुत कम रखते हैं, उसमें सिर्फ 2.8% IRS ने खुद कलेक्ट किया है, यानी 95 बिलियन आउट ऑफ करंट डिमांड और 31.8 बिलियन आउट ऑफ एरिया डिमांड। ये अब अंदाज़ा लगा लें कि पूरे इनकम टैक्स की कलेक्शन में ये 2.8% बनता है। तो बकाया या तो आपको विद होल्डिंग से आया या एडवांस टैक्स से आया या रिटर्न के साथ, तो फिर इतनी बड़े महकमे की क्या जरूरत रह जाती है अगर आपने टैक्स इसी तरह कलेक्ट करना है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि FBR की इन्फोर्समेंट टीम के नतायज और ताजर दोस्त स्कीम की नाकामी का असल जिम्मेदार कौन है? देखिए उसमें एक तो गलत तरीके से दुकानों की मेजरमेंट के हिसाब से टैक्स लगाया गया, फिर ताजरों को खदशात थे कि आज हम रिटर्न फाइल करेंगे, ये पिछले 5 साल की रिटर्नें मांगेंगे, फिर ये कि सासों का हिसाब मांगेंगे। मैं यही अर्ज कर रहा था कि मौजूदा पेचीदा निज़ाम के तहत अगर कोई आप स्कीम लाने की कोशिश भी करते हैं तो उस पर लोग वो आपसे ट्रस्ट का इजहार नहीं करते। आपको पता है कि आपने एसेट वाइटनिंग स्कीम लेकर आए 2018 में 19 में, और बाद में आपने फॉरेन एसेट पे टैक्स लगा दिया। अब लोगों ने कहा भाई ये क्या तरीकाकार है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने आपसे मुकम्मल टैक्स उसका ले लिया, और आज की दुनिया में एसेट पे कौन टैक्स लगाता है। जाहिर है कि आप अगर अपना निज़ाम ठीक कर लें सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का तो आपको किसी और टैक्स की जरूरत भी नहीं होती है, मगर आप वो निज़ाम ठीक नहीं करना और नए नए टैक्स लगाकर लोगों को परेशान करना है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर, होलसेल मार्केट और ताजरों को टैक्स नेट का हिस्सा किस तरह बनाया जा सकता है? देखिए एक तो पहले बात यह है कि इन सब की हमारे पास जो है वो डेटा प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, और डेटा प्रोफाइलिंग आजकल बनाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हर बंदे का बायोमेट्रिक वो रिकॉर्ड मौजूद है कई जगहों पे। मगर सबसे आसान डेटा तो आपको पता है कि वो मौजूद है। अगर ये बैंक में ना भी अकाउंट रखे तो मोबाइल तो रखते ही है ना, तो आप मोबाइल का डेटा पकड़ें और वहाँ देखें कि मोबाइल के बिल वो किसके जो है वो 1 लाख का बिल आता है। ये वो आदमी तो नहीं होगा जो शाम को गप्पे लगाता होगा या कोई पैकेज लेता होगा। अब अगर आप उनका डेटा ले लें और उनको आप रजिस्टर करें और देखें वो जो रजिस्टर नहीं है, तो ये
बेहतर होगा बजाय कि अब आप गाड़ियां लेके तो एक एक बाजार में जाने की बात करें। वही फरसूदा बातें हैं। अगर आपके पास पूरा डेटा आज मौजूद है तो फिर क्या ज़रूरत है आप उससे पूछ लें कि जी आप बताएं कि आप ये कहाँ से ये बिल देते हैं, आपका क्या बिजनेस है। सादा से 4 सवाल पूछ लें कि अगर आप हर मोबाइल यूज़र को एक मैसेज भेजें और उससे कहें कि जी आप बता, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करें तो हमें सादा तौर पे बता दें कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं। अगर डिपेंडेंट है तो उसका नाम बता दें और CNIC दे दें। अगर आप कोई खुद बिजनेस नहीं करते तो जाहिर है आप फिर किसी पे डिपेंडेंट होंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयर का नाम बता दें। जाहिर है फिर एम्प्लॉयर को देख लेंगे कि भाई एम्प्लॉयर उसको क्यों रजिस्टर नहीं कर रहा है, हमें क्यों डेटा नहीं दे रहा है। और तीसरा आसान पूछ लें कि भाई अगर आप खुद एम्प्लॉयड है, आपने खुद को बिजनेस किया हुआ तो उसका क्या नाम पता है। ये 3 सवाल अगर उससे पूछ ले तो क्या आप लॉ में प्रोवाइड करें कि भाई ये 3 बेसिक सवाल पूछे जाएंगे तो आपके पास पूरा पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका डेटा आ जाएगा। डॉक्टर साहब, प्राइवेट सेक्टर में टैक्स छूट और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ को आप किस तरह देखते हैं? दूसरा, सोलर पर जो 18% टैक्स लगाया गया है, अब पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, एक तो तनख्वाहदार तबके पर बहुत नाजायज टैक्स बढ़ाया गया और उसमें से जो अब कमी की गई है वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बिल्कुल उनका हाफ टैक्स जो इस वक्त था उसका हाफ करना चाहिए था और उसके बदले में आपने जो 5.8 ट्रिलियन की एग्जम्पशनें दे रखी हैं पिछले साल, जो अभी टैक्स एक्सपेंडिचर का डेटा अब सामने आया है 30 जून 2024 का, 25 में तो फिर ये और भी ज्यादा होगा। तो उसमें से आप जो इनकम टैक्स की 800 बिलियन की एग्जम्पशंस हैं, अगर वो आप उसमें से 200-300 बिलियन की एग्जम्पशनें भी खत्म कर दें तो फिर आपको सैलरी पर्सन पे तो टैक्स अदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो कहते हैं जी, उन्होंने पूछा जी IMF ने कि क्या ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट हम आपको बता रहे हैं। जहां तक आपने कहा उन्होंने लैंड वगैरह पे किया है, वो अब कंस्ट्रक्शन वो एक प्रोडक्टिव सेक्टर है। अगर आप उसको ओवर टैक्स करके आपने बर्बाद कर चुके हैं, अब उसको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा और अगर आप उसमें टैक्स छूट देंगे भी तो उसका अब कोई फायदा इतनी जल्दी आपको नजर नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, हुकूमत की डायरेक्शन और मुआशी पॉलिसियाँ टैक्स टू GDP का हदफ क्या हकीकत पर मबनी है? देखिए, इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी में पहले तो आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी भी डाल लें तो फिर इसकी परसेंटेज तो और भी 50% तो कम से कम नीचे गिरे ही गिरेगी। जरूरत इस बात की है कि जो आप डेटा इस वक्त मौजूद है उसकी किसी डेटा साइंटिस्ट आप 2-3 रखें, उससे उसका एनालिसिस करें और जो लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उन सब को जो रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं आप उनसे टैक्स लें और वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जो मैंने अर्ज किया कि इस वक्त 140 मिलियन आपके पास सिर्फ ब्रॉडबैंड यूजर हैं, उसमें से आपको 30 मिलियन लोग ऐसे मिल जाएंगे जो काबिल टैक्स हैं मगर अब भी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं और इवन वो टैक्स भी क्लेम नहीं कर रहे हैं जो 15% या 75% वो एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं अपने मोबाइल यूज के साथ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत और मायूसी क्या GDP एक हकीकत है या फिर HDI के मुताबिक है? देखिए, गुर्बत तो बहुत बड़ी है। अब IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स पॉलिसीज इख्तियार की गई, जो माशी पॉलिसीज इख्तियार की गई, उसकी वजह से इस वक्त कम से कम भी 120 मिलियन लोग तो अब $3.5 की भी आप रखें इनकम का लेवल तो वो सतह गुर्बत से, यानी कि उनको तो हाई गरीब कह सकते हैं हम। चलिए इस फिगर को आप 80 मिलियन कर लें, मगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इतनी कम आमदनी कमाना और आप पर कैपिटा आमदन पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो पाकिस्तान की मईशत भी तो 5वीं बड़ी होनी चाहिए और हमारी केक का साइज नहीं बढ़ेगा, GDP नहीं बढ़ेगी तो हम तो आबादी की तनासब के लिहाज से भी तरक्की नहीं कर रहे होंगे। तो फिर आने वाले दिनों में मसाइल और बढ़ते जाएंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये हमारा ह्यूमन इंडेक्स और भी नीचे की तरफ जाएगा। इसकी तरफ अब सूबों को तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सब्जेक्ट हेल्थ का है, एजुकेशन का है, सोशल सर्विसेज का है, वो उनके पास आ चुका है, मगर वो उल्टे पुल्टे किस्म के बेमकसद किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं मगर अपने ह्यूमन उनका कैपिटल है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर वो ह्यूमन कैपिटल को की तरफ तवज्जो दें, लोगों को सही ट्रेन करें, मिसाल के तौर पर किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट में कोई स्कूल्स ही नहीं है। भाई आप पर एकड़ यील्ड कितनी कम ले रहे हैं, आप इतनी ज्यादा महंगी खाद ये वो डाल के, तो उनको आप बताएं कि कैसे पर एक अच्छा बीज दें। तो ये सारी चीजें करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो है, क्योंकि आफ्टर ऑल अब भी 60% एम्प्लॉयमेंट तो रूरल एरियाज में ही है, तो वहाँ से लोग भाग भाग के आके यहाँ ड्राइवरों की नौकरियां कर रहे हैं, PN की नौकरियां कर रहे हैं, कोई अकल करें, वहाँ अपने ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज करें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह पिछले 3 सालों में दुगना हो चुकी
है, एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स है, 4 करोड़ लोग उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर एम्पावरमेंट का जो तस्वर है वो चैरिटी से अलहदा करके देखें। अगर आप उनको 2-2 हज़ार पर मंथ देते रहेंगे तो आप उनको हमेशा गरीब ही रखेंगे। आप अपने माइक्रो फाइनेंस वाले जो सेक्टर है उसको तेज करें, वहाँ लोगों के साथ ट्रेनिंग स्कूल बनाएं। उन्हें कहिए जी माइक्रो फाइनेंस आपको मिलेगा जब आप ये ट्रेनिंग लेके अपना रोजगार खुद कमाएंगे। आप उनको अब मछली पकड़ना सिखाएं बजाय उसको के फजूल कामों में आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी जो है इसको ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइक्रो फाइनेंस के जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में हैं उसको आप साथ में लाएं और उनको आप इस काम पे लगाएं। जैसे आपने देखा कि कुछ अदारे इसमें अच्छा काम कर भी रहे हैं मगर उनको बहुत कम कवरेज हासिल है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में लाइनों में खड़े हैं जबकि रिटायर मुलाजमीन को भर्ती कर लिया जाता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ऊपर वही मसला है कि हर कोई रिटायर होकर जो के तल्लुकात हैं वो फिर कोई ना कोई ओहदा लेना चाहता है और ये बहुत बड़ी खराबी की वजह है क्योंकि यूथ का हमारा जो है तनासब ही 60-65% है और उनको हर साल 3 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स चाहिए। जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हैं मुल्क में, नए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर, जब तक हम IT सेक्टर को और बड़ा वसी नहीं करते हैं जिसमें बच्चे आकर काम कर सकें, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए इन्हें कम से कम एक खास जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और यूथ की ट्रेनिंग के लिए ईयर मार्क करनी चाहिए हर बजट के अंदर सूबों को भी और इनको, और उसको प्रोफेशनल लोगों को देना चाहिए बजाय इसके गवर्नमेंट इदारों को दें कि आप ये ट्रेन करें हर बच्चा और हम आपको इतना अलाउंस देंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेन ड्रेन क्या है? 27 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो हमारे IT सेक्टर के लोग हैं अगर आप उनको 45 से 50% टैक्स लगाएंगे तो वो जहाँ तो सैलरियाँ ज़ाहिर है जो बंदा पूरे इदारे के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर या बाहर कोई वैल्यू एडेड करके बेच रहा है वो पाकिस्तान में क्यों रहेगा? तो अफसोस का मुकाम ये है कि लड़के चाहे वो अब लम से निकले या वो IBS से निकले या किसी और अच्छे इदारों से निकले, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में वो नौकरी के लिए इन दो मसाइल तो होते चले, वो मेरिट पे ले भी ले तो कौन चाहेगा कि वो आपको 45 जमा 10% आप जो 9% चले जी 35 अगर 9 भी कर लें आप तो ये 44% टैक्स कौन देगा? अब बड़ी कमाल मेहरबानी फरमाते हुए कहा जी सैलरी में वो जो सरचार्ज है वो हमने 9-10 की बजाय 9% का, इससे ब्रेन ड्रेन रुक जाएगी। यानी कि देखिए ये कैसी बच्चेगाना बातें हैं कि 1% से आपकी ब्रेन ड्रेन रुक जाएगी। भाई आप उसको स्ट्रक्चर को ठीक करें और उन लोगों को इंसेंटिव दे, जो मुनासिब रेट ऑफ टैक्स दुनिया में है वो लगाएं। आजकल कॉर्पोरेट का रेट 20% है, आप वो वाला रेट लगाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनीज बनाएं। डॉक्टर करामुल हक साहब, मौजूदा टैक्स निज़ाम में जहां टैक्स की शरह 60% तक पहुंच चुकी है जबकि हमसाय मुमालिक में 9% से लेकर 29% तक है, ऐसे में पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? जी बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि जिन्होंने की हुई थी वो भी बेचारे परेशान है। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सरमाया यहाँ से बाहर जा रहा है, आप माने ना माने, क्योंकि सरमाया हमेशा वहाँ जाता है जहाँ उसको बेहतर। कोई भी बंदा अपनी आमदनी से कमा के गवर्नमेंट को इतनी रकम देने को तैयार नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर ले। और हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ ना उसको हेल्थ ना एजुकेशन, क्या उसको सोशल सिक्योरिटी में फ़ायदा है जो वो आपके लिए इतना बड़ा टैक्स देगा? तो ये सोचना चाहिए रियासत को कि इससे बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान ही होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्की मुआशत में 2.6% इजाफा हुआ है, जबकि सोलर से पैदा होने वाली बिजली 10,000 मेगावाट को निकाल दिया जाए जिसका हुकूमत क्रेडिट ले रही है, तो हम कहाँ पर खड़े हैं? फिर हकीकत क्या है? ये तो बिल्कुल इन्फ्लेटेड फिगर है। देखिए अब लोगों ने मान भी लिया है, PBA के चीफ ने भी मान लिया है कि उसने इसमें वो डेटा यूज़ किया है जो कि इंडिपेंडेबल नहीं था और पूरी यूटिलाइजेशन भी उसने ले ली है जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट की थी। तो ये तो बिल्कुल वाजे हो गया है कि ये गवर्नमेंट ने खाम खा, जब खुद पिछले आप देख लीजिए मार्च तक के रिजल्ट जो इस वक्त अवेलेबल हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट के ऊपर, वहाँ अगर आप इनके देखें तो कोई भी एवरेज इनकी 1.5 आ रही थी, तो 1.5 से 2.68 लास्ट क्वार्टर में कैसे हो सकती है? यानी इसको तो वैसे ही कॉमन सेंस भी नहीं मानती और ये फिगर बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो 40% तक बंद हो चुकी है, मौजूदा बजट में उसको चलाने के लिए हुकूमत ने कोई स्टेप लिए हैं? देखिए उनको फौरी तौर के ऊपर एक सबसे बड़े उनके दो मसाइल हैं। एक तो उनके पास बिजली बहुत महंगी है, वो हमें रैशनलाइज जब तक हम नहीं करेंगे वो नहीं चला पाए। दूसरा, हमने उनके ऊपर नाजायज टैक्सेस का बोझ इतना डाला है। अब जाहिर है कि वो तो इनकम टैक्स में कंपनी को तो हर तरह का टैक्स भी विथहोल्ड करना है, जमा करवाना है, फिर उनके ऊपर आपने सरचार्ज लगा दिए, तो उसकी वजह से उस सेक्टर का तो बिल्कुल ही हमने जो है बेड़ा गर्क कर दिया। और आपने सही फरमाया, वो जॉब क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी हमारा जॉब क्रिएट करने का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है अगर वहाँ हम एग्रो बेस्ड
इंडस्ट्रीज लगाएं, पर यील्ड अपनी ठीक करें, मॉडर्न तरीके इख्तियार करें। तो इंडस्ट्री का मॉडल जो हमें बनाना चाहिए वो लार्ज स्केल भी हमारा एग्रो बेस्ड जो हमारी चीज़ें हैं उसको वैल्यू ऐड करके बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए। उससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो मसला हल हो जाएगा, और दूसरा हम एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकाल पाएंगे जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो $100 बिलियन से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की असल GDP क्या है जो लोगों की अक्कासी करती है? जी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि असल में हमारे यहाँ कोई भी साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर इसकी तवज्जो नहीं दी जाती है, और ये सबको पता है कि पैरेलल इकोनॉमी के अंदर चाहे वो आपकी लीगल हो या इलीगल हो बहुत ज़्यादा है। अब तो फिगर्स देकर हैरान रह रहा हूँ कि इलसिट जो ट्रेड होती है ड्रग्स में पाकिस्तान में, जिसमें आइस और बहुत सी और चीज़ें आ गई हैं, इनका ही इतना बड़ा क्वांटम है, तो उसको कौन मैयर कर रहा है? पिछले दिनों आपको ही पता होगा एक इस्लामाबाद के थिंक टैंक ने कहा कि जी 2000 बिलियन सिर्फ स्मगलिंग का क्वांटम है टैक्स के ऊपर, उसके इम्पैक्ट का। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ने कहा जी हाँ, हम तो इस तरह का कोई डेटा नहीं रखते। तो फिर आप क्या डेटा रखते हैं अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके यहाँ जो ट्रेड के अलावा जो माल आ रहा है पाकिस्तान में वो किस तरह आ रहा है, उसका क्या नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के टैक्सेस को। तो जब मिनिस्ट्रियाँ उसको रिकॉग्नाइज ही करने को तैयार नहीं है, यानी डिनाइल मूड में है, तो फिर FBR भी एक डिनाइल मूड में है कि जी पैरेलल इकोनॉमी नहीं है, बस यही इकोनॉमी है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो हुकूमत महंगाई की शरह बता रही है, जो फिगर बताई जा रही है, क्या वाकई पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो रही है? देखने में तो तरक्की और खुशहाली नजर नहीं आ रही। देखिए, इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो होती है कि जो आपकी प्राइसेस हैं वो तो पहले ही 3 गुना 2 गुना हो गई, जब हमारा 2 साल तक जो इन्फ्लेशन रेट था वो कभी 30%, कभी 20%, और बीच में कभी कभी खाने वाली चीज़ों का 40% भी गया। अब वहाँ से आपका, इसको मैं सादा लोगों को समझने के बता दूं कि अब आपका जो सर है वो छत को लग चुका, तो उससे जो भी चीज़ बढ़ेगी उससे नीचे ही आएगी। तो आपको यूँ लगेगा कि आप परसेंटेज टर्म में आप कह रहे हैं कि पहले हमारी गाड़ी जो थी वो 20 मील की स्पीड से जा रही थी, अब 6 मील की स्पीड से जा रही है। इन्फ्लेशन रुकी नहीं है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतनी, यानी महंगाई के बाद 6% पे आना तो उसकी करेक्टिव होना ही था। अब इससे ऊपर क्या जाती वो महंगाई? तो मसनूई चीज़ों की प्राइसेस वो बढ़ाते हैं हमारे जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, और वो फिर पैसा भी लोगों से बेचारे जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो भी खींच लिया जाता है। कोई महंगाई की शरह जो है वो अगर कम हो भी गई है तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई जो है वो अभी भी छत को ही लगी हुई है। डॉक्टर करामुल साहब, ये भी बताइएगा कि 111 इदारों को जिनको हुकूमत ने टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया है, जिनमें बीकन हाउस, फौजी फाउंडेशन, नेशनल यूनिवर्सिटीज, इस तरह के बड़े बड़े इदारे शामिल हैं, आप क्या समझते हैं ये टैक्स इस्तिस्ना गरीब के मुंह पर थप्पड़ मारने के मुतरादफ नहीं है? जी, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले को इस तरह की हमें चैरिटेबल नहीं देना चाहिए, उनको चैरिटेबल कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, उनको टैक्स लगाना चाहिए। और फिर जहाँ पे लोगों ने अगर मिसाल के तौर पर किसी नीडी बंदे को जाना है तो हमें उसको डायरेक्ट जो है टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए, बजाय उन अदारों को हम टैक्स एग्जम्पशन दें जो खुद कमर्शियली कमा के उनका भी खून चूस रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है पाकिस्तान में। आपको हर चीज़ को टैक्स करें आप, और फिर उसमें से आपको जब पैसा इतना आ जाए तो जिसको टारगेटेड सब्सिडी देना चाहते हैं वो दें आप। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि साइवानी, 4C और CVT का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में, क्योंकि ये काफी देर से टैक्स पेयर के गर्दनों पे तलवारें लटकी हुई हैं। देखिए, ये तो अब अदालतों में है मामला। आपको पता है 7E के ऊपर 3 अदालतें टैक्स पेयर के हक में फैसला कर चुकी हैं, 2 जो हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट के हक में। मगर अब वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, 4C और 4B जो पुराना लगाया था वो अब वहाँ कंक्लूजन की तरफ है। मगर अब हो सकता है छुट्टियों में ये हियरिंग होती है या नहीं होती। मगर लोगों का ये मसला है सबसे बड़ा कि आप इस तरह के गलत टैक्सेस लगाते हैं, फिर उनको कोर्ट्स में लोगों को घसीट के लेके जाते हैं, और फिर आखिर में जब 8, 9, 10 साल बाद उसका फैसला होता है तो फिर कोर्ट्स के लिए भी बड़ा मसला होता है कि कैसे रिलीफ दें, क्योंकि डिपार्टमेंट तो आराम से कह देता है जी इतना बड़ा रिफंड हम कैसे वापस करेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, इस तरह के टैक्सेस लगाना जिनकी कोई बेसिस ना हो, और जो बिला वजह आप टैक्स की बढ़ाते जा रहे हैं उन लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात में सरमायाकार को, इन्वेस्टर को कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कि पाकिस्तान में तो अब सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पास जो वाइट भी पड़ा है उसको मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि जहाँ मैं लगाता हूँ गवर्नमेंट टैक्स लेने आ जाती है। अगर वो प्लॉट ले तो 7E का खतरा है। अब अगर वो बैंक में तो उन्होंने 15 का 20% कर दिया है। अगर वो म्यूचुअल फंड में लगाता है वहाँ उन्होंने उठाकर कैपिटल गेन को 25 तक और 20 तक पहले ले चुके उसको डिविडेंड को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे जो इन्वेस्टमेंट के जराए हैं जिससे मुल्क को फायदा हो सकता है वो भी बंद करने की और लोगों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जाहिर है कि फिर लोग सोचेंगे भाई मैं क्यों यहाँ रखूँ पैसा, मैं
है, 2 लोग काम कर रहे हैं, सोना खरीद कर डालते जा रहे हैं और फिर डॉलर खरीदना अगर शुरू कर दिया इन हाईवी टैक्सेशन के बाद, तो फिर गवर्नमेंट को मसला पड़ेगा जी डॉलर महंगा हो गया कि उसकी डिमांड बढ़ गई। तो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लोग या तो सोने की तरफ जाएं या फिर डॉलर्स की तरफ जाएं। डॉक्टर इकराम उल हक साहब ये भी बताइएगा कि मौजूदा अदालती निज़ाम और टैक्स निज़ाम टैक्स बेस को बढ़ाने में कितना मुआवन है? अगर टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पुराने सर्कल जोन या एग्रीड असेसमेंट जो निज़ाम था उसको बहाल करना पड़ेगा। देखिए वो तरीका बिल्कुल ठीक था कि आप सर्वे करते थे और लोगों से आप एग्रीड असेसमेंट के तौर पे पैसे ले लेते थे और लोग काफ़ी आ भी जाते थे। हर साल एडिशन भी होती थी, हर जगह आप मौजूद होते थे, आप फिजिकली देख भी रहे होते थे कि मेरे इलाके में कौन सी नई दुकान खुली है, कौन सी नई इन्वेस्टमेंट हुई है। तो मेरा ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम दोबारा उस सिस्टम को बहाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों से बजाय कोर्ट्स और कचहरियों में जाने की बजाय उनसे हम एग्रीड बेसिस पे लें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अगर ये बजट पास हो जाता है तो पूरा साल कोई तरमीमी ऑर्डिनेंस तो नहीं आएंगे जिस तरह साल में आते रहे? बिल्कुल आएंगे। देखिए ये तो रुक ही नहीं सकते। जो बजट का अब टारगेट उनको दिया है, देखिए पहले हमें पता है कि उनको जो टारगेट उसमें से इतना बड़ा उनको जो है शॉर्टफॉल हुआ है, अब उसके ऊपर आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं। बस चलिए वो हम कहते हैं जी 12 ट्रिलियन वो कर लेंगे कलेक्ट, इससे थोड़ा कम होगा चले उसके, मगर उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो 13,130, अब वो कहाँ से करेंगे? वो तो फिर उल्टे सीधे और चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो FBR से टैक्स पॉलिसी और टैक्स लेजिस्लेशन छीननी चाहिए और ये लेनी चाहिए एक ऐसे बोर्ड के नीचे जिसका जिक्र भी FBR के अपने लॉ में मौजूद है और उस इंडिपेंडेंट बॉडी को ही टैक्स की पॉलिसी बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी, मीडियम टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी। फिर लोग उस पर एतबार भी करेंगे और वो सही उनके साथ एक्टिव प्रोएक्टिव मसालत से भी होगी, कंसल्टेशन से भी होगी और उससे बेहतर टैक्स भी आएगा। डॉक्टर साहब आखिर में ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए, टैक्स निज़ाम को, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर को राग़ब करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हम रिन्यूएबल की तरफ खुद, हमें IMF भी, वर्ल्ड बैंक भी, सबकी पॉलिसी होती है कि जी मुल्क में एनवायरनमेंट के बड़े इश्यूज हैं। हमें एक तरफ तो उन्होंने रेजिलियंस का एक नया 1 बिलियन का वो भी दिया है और इसके साथ आप देखें इनकी पॉलिसी कितनी गलत है कि अब उसी रिन्यूएबल में जब लोग बाहर से मंगवा रहे हैं तो उस पर 16% लगा दिया है। यानी कि ये कंट्राडिक्शन शो करता है कि एक तरफ तो ये बड़े बड़े इदारे भी बातें करते हैं कि जी थर्ड वर्ल्ड में, जिसे आप साउथ कहते हैं, में लोगों को रिन्यूएबल की तरफ लेके जाना है और साथ ही जहाँ जहाँ IMF का प्रोग्राम है वहाँ की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इतना हैवी सेल। चलिए अगर आपने लगाने था आप 2% लगा लेते हैं भाई, अगर आपको कोई बहुत बड़ा मसला ही पड़ गया था, लेकिन 16% टैक्स लगाना या 18% टैक्स लगाना, अब ये रेट ही बहुत हाई है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खराबी की वजह जो टैक्स एवेजन की है वो हाई टैक्स रेट्स है। अगर आप अपना सेल टैक्स का रेट सिंगल डिजिट कर दें और इसको ब्रॉड बेस कर दें और इसको आप बिल्कुल किसी बंदे को कहें जी आपको हर बंदे को रजिस्टर होना पड़ेगा और आपको चाहे 0 रेट करके उसको सप्लाई चेन में रजिस्टर करना पड़े, आप करें और अपना ये रेट जब तक आप 18% रखेंगे आपको कभी टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 18% में दोनों का फायदा है कि दोनों छुपाएं और जेब में करें। तो इलीगल इनरिचमेंट हो रही है, लोग जो है वो 18% ले भी लेते हैं और फिर आगे जमा नहीं करवाते हैं। यही हाल सूबों का 16% रेट ऑफ टैक्स लगाया हुआ है, उसमें भी मैसिव अवेजन होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मलक हारून अहमद साहब, FC हैं हमारे टैक्स अमूर है। मलक हारून साहब आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलक हारून साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस बजट 2025 और 26 में क्या इक़दाम उठाए हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले साल आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइनल टैक्स रिजीम था एक्सपोर्टर्स का उसको ख़त्म कर दिया था और उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए थे। 1% विदहोल्डिंग पहले जो टैक्स करता था उसकी बजाय उन्होंने इसको विदहोल्डिंग को 2% कर दिया था। इसको जो टैक्स है उसको उन्होंने 1% को मिनिमम टैक्स कर दिया था और 1% को एडजस्टेबल कर दिया था। तो इट मीन्स कि अगर वो एक कंपनी एक्सपोर्टर है तो उसकी इनकम जो है 29% टैक्सेबल इनकम पे हो गई थी। और दूसरा ये कि अगर वो नॉन कंपनी केस है यानी कि इंडिविजुअल या पार्टनरशिप है तो उसके केस में ये रेट 49.5% तक जा सकता है, क्योंकि ग्रेजुअल रेट्स हैं। 45% मैक्सिमम रेट है और 10 मिलियन की इनकम अगर हो जाए तो उसके ऊपर सरचार्ज 10% अगर ऐड करते हैं तो 49.5% बनता है। तो ये टैक्सेशन जब हुई तो तमाम एक्सपोर्टर्स जो थे उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनली नॉन कंपेटिटिव हो जाएंगे, हमारी जो सेल्स हैं वो रुक जाएंगी। इंटरनेशनल इस वक्त जितना कंपटीशन है और जो हालात हैं और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, हमारे अदर रेगुलेटरी कॉस्ट हैं, तो उसकी एलिमेंट को होते हुए तो इन टैक्सेशन कॉस्ट को कम करना चाहिए और फाइनल टैक्स पे इसको रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आए और जॉब्स क्रिएट हों और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बजट पास हुआ तो उसके अंदर कोई 1% भी इसमें रिडक्शन नहीं की गई और एक्सपोर्टर्स को शदीद मायूसी हुई है। पूरा एक साल
वो पूरी एफर्ट करते रहे कि इसके ज़रिए वो इस काम में आगे बढ़ेंगे। इस कंट्री के अंदर आपने देखा कि जो लोग 10-10 फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहे थे वो रुक गए थे पिछले साल में, और वो सोच में पड़ गए थे कि हम आगे कैसे चलेंगे। तो इस मायूसी के आलम में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डाइवेस्टमेंट होगी, लोग यहाँ से निकलेंगे। इस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जितना हमारा बढ़ चुका है, उसके बाद इतनी हाई कॉस्ट होते हुए कोई बंदा बाहर की इंटरनेशनल बिजनेस को हासिल करने में नाकाम रहेगा और उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। यहाँ पे लेबर कम है, कम प्राइस पे है, लोग इसलिए यहाँ आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स की मद में या इलेक्ट्रिसिटी बिलों की मद में वो सारा पैसा अपना लुटवा दें जो उनका मार्जिन है। तो इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट्स के साथ चलता है। हम दुआ करते हैं कि ये कंट्री ऐसे हंसता बसता रहे, लेकिन गवर्नमेंट के इकदाम इसके लिए जो बेनिफिट्स देने चाहिए थे वो नहीं दे पा रही। मलिक खानू साहब, ये भी बताइएगा कि सर्विसेज सेक्टर पे जो विद होल्डिंग टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, अब सर्विसेज सेक्टर कितना मुतासर होगा? देखें यूबी साहब, बात यह है कि इनका जो टैक्स था पहले 9% या 11%, 9% कॉर्पोरेट पे था और 11% था नॉन कॉर्पोरेट पे, इसको बढ़ा के इन्होंने 15% कर दिया है। तो पहली बात ये है कि आप अंदाजा लगाएं कि 15% को अगर वर्क बैक करें, 30% जो है ना प्रॉफिट्स होना चाहिए। इतना प्रॉफिट्स पाकिस्तान के अंदर कैसे मुमकिन है? यानी जो गवर्नमेंट जिस चीज़ को फोर्स ही कर रही है, इसको उन्होंने मिनिमम टैक्स कहा है। जो टैक्स विद होल्ड होगा मिनिमम टैक्स होगा, और मिनिमम टैक्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप दैट बिकम 30%, और अगर हम नॉन कंपनी की बात करें तो उस केस में ये उससे भी बढ़ जाता है। तो इतनी हायर टैक्सेशन किसी भी दुनिया की कंट्री में नहीं है जिस तरह से की जा रही है। अब ये एक बंदा 15% ये टैक्स देगा, 16% स्टेट टैक्स देगा, तो इट बिकम्स लाइक 31%, और इसके अलावा जो टैक्सेशन है वो सेपरेट है। तो ये सर्विस सेक्टर में जितने लोग बिजनेस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, उसके अलावा दूसरी कंपनीज हैं, ये उनके साथ शदीद ज्यादती है। गवर्नमेंट को पहले ही कहा जा रहा था कि इस मिनिमम टैक्स रजीम को खत्म करें। अगर ये आज मिनिमम टैक्स रजीम की प्रोविजन को खत्म करते हैं तो इनके पास जो टैक्स रिटर्न्स आएंगी वो सब लॉसेस की होंगी, और लोग इस वक्त जो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो चुका है, पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि इसको कम करना चाहिए। ये कंट्री की एक्सपेंशन या उसकी जीडीपी को इंक्रीज करने के बजाय उसके अगेंस्ट जा रहा है। मलिक खानू साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, बजट में क्रिप्टो से हासिल होने वाली आमदन के हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं वो क्या है? यूबी साहब, ये बड़ा मजेदार सवाल है आपका। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल बहुत ज्यादा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। आज तक हम ये कहते रहे कि क्रिप्टो जो है इलीगल है, जिसका नोटिफिकेशन भी कोई नहीं था, और पाकिस्तान के अंदर बच्चा जो है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है, और हमारे यहाँ दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री है जहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो इसके बावजूद यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं थी। तो यहाँ डिसाइड हुआ जी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनेगी, पाकिस्तान खुद भी इसमें एंटर होगा और बड़ी दुनिया में तब्दीलियां आ जाएंगी, ये क्रिप्टो रिजर्व बनेगा। तो हम भी बड़े खुश थे कि बहुत कुछ होगा, तो उसके साथ लेजिस्लेशन भी आएगी। पूरे बजट में एक वर्ड भी क्रिप्टो के हवाले से कुछ भी नहीं है। आज दुनिया की इंटरनेशनल इकोनॉमीज जो हैं उसके ऊपर डिफाइन कर रही हैं कि ये क्रिप्टो को कैसे हैंडल करना है, इसकी टैक्सेशन कैसे होगी, लेकिन हम उसको कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाए। अब आप कैसे ये समझते हैं कि दुनिया का इन्वेस्टर हो या पाकिस्तान का इन्वेस्टर हो, वो इसके बारे में सोचेगा और उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा जब उसकी कोई लेजिस्लेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती? हमें ये पता ही नहीं है। हमें अब यकदम 3 महीने पहले होश आया कि ये एक लीगल काम हो सकता है और हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोलेंगे पाकिस्तानियों के लिए और वो इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये होश आने के बाद वो पाकिस्तानी जो है वो कैसे कॉन्फिडेंट होगा और उसमें पैसा डालेगा जब तक उसको ये पता ही नहीं है उसका बेनिफिट क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो इस पूरे बजट में इस पे साइलेंस है। ये गुज़िश्ता 3-4 महीने से बहुत बड़ा फिनोमेना है जो बहुत ज़्यादा बिलाल कुतुब साहब और उनकी टीम जो है पूरी दुनिया में इसको बता रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉज में कोई चेंजेस नहीं है, कुछ पता नहीं है और लोग अभी भी इसके अंदर कहीं भी अपने आप को देख नहीं पाते कि इसको कैसे लेके आगे बढ़ना है। मलिक खानू साहब, ये भी बताइएगा कि प्रॉफिट ऑफ डेट पे जो टैक्स को बढ़ाया गया है उसके क्या असरात मुरतब होंगे? अभी साहब देखें, हमारे यहाँ जो पेंशनर्स हैं, हमारे यहाँ जो बेवाएं हैं, हमारे यहाँ जो लोग हैं, उनका आसरा जो है ना वो सारे का सारा है कि जो उन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ है। अब ये मार्कअप रेट था पिछले, आपको पता मार्कअप रेट 26% चला गया तो लोगों को प्रॉफिट्स मिल रहे थे 20%, 21%। अब वो 20%, 21% बेवाओं को पेंशनर्स का बहुत बड़ा सहारा था। अब गवर्नमेंट ने प्रॉफिट को कम किया, इस वक्त ये जो प्रॉफिट रेट है वो चला गया 10-12% पे। तो ये कम हो के उनका जो हालात हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स जो कि 20%, 21% प्रॉफिट से अपने घर को चला रहा था और वो 10% पे चला गया है। हमारे यहाँ महंगाई कितनी है, उसके बाद वो आधे पैसे उसको मिल रहे हैं और उसमें से भी अब गवर्नमेंट ने अपना रेट ऑफ टैक्स जो है ना बढ़ा के 15 से 20% कर दिया है। तो नतीजा ये है कि आज जो हमारे ये पेंशनर्स हैं, जो बेवाएं हैं, जो कि नहीं कमा सकते, जिनके पास पैसा है वो इसी सोर्स से आता है,
उनको तनहा छोड़ दिया गया है, उनके साथ जो सलूक किया गया है, उनके घरों में जाके देखें किस तरह मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो मेरी राय में ये बहुत ज़्यादती है, इसको 15% पे रखना चाहिए था। हाँ, ये जो कदम उन्होंने उठाया कि इसको 5 मिलियन की लिमिट थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसको FTR में रहने दिया, तो ये ऐसे ही होना चाहिए, इसको इसी पे रखना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गवर्नमेंट अपनी ये जो प्रोविजन है इसका रेट जो इंक्रीज़ किया उसको कम करे और जो फाइनेंस एक्ट आए उसमें ये रिस्टोर कर दिया जाए 15% पे। मलिक हरून साहब, ये भी बताइएगा कि इन एलिजिबल और सफिशिएंट सोर्स से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? यूबी साहब, ये बहुत कैसी ड्रास्टिक प्रोविजन है जो हमारी पूरी जो लैंडस्केप है इकोनॉमी की वो चेंज कर देगी और उसको तबाही के दाने पे ले आएगी। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जब कभी इकोनॉमीज बैठ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो उस वक्त एक बिजनेस है जिसको लोग इंसेंटिव दें तो पूरी इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। हम कोविड की बात करें, गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया जिसकी वजह से लोगों को 100D का, जिसके नतीजे में हमारी सारी इकोनॉमी खड़ी हो गई। आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उसको आप इंसेंटिव देते हैं तो उसके नतीजे में होता क्या है कि आपकी 60 से 70 इंडस्ट्री जो है ना वो खड़ी हो जाती है। आपकी ग्लास इंडस्ट्री है, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील है, 1000 किस्म की आइटम्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। अगर वो प्रमोट होती है तो सब कुछ खड़ा हो जाएगा। अब इस प्रोविजन में ये कहा गया है कि सिर्फ एलिजिबल पर्सन जिसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम होंगी वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकेगा, वो गाड़ी बाय कर सकेगा, वो किसी जगह पे बैंकों में डिपॉजिट रखवा सकेगा। अदरवाइज उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो ये काम नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त 26 करोड़ की हमारी आवाम है और उस 26 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख टैक्स पेयर है। उस 50 लाख लोगों से उन्होंने कहा है कि इनके पास सफिशिएंट सोर्स होंगे तो वो चीज बाय कर सकेंगे। अब इस बात की एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा आगे चलते हैं। तो बात ये है कि मैं प्रॉपर्टी लेने गया, उन्होंने कहा है जी प्रॉपर्टी सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम से मुराद ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, गोल्ड, स्टॉक्स, ये जो पड़े हैं इसकी वैल्यू के अगेंस्ट मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। अब मेरी जो वेस्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी थी, मेरे पास कोई और एसेट्स भी हो सकते हैं, मैं उनको डिस्पोज ऑफ करके मैं कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, नई प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा। वो कहते हैं नहीं, लास्ट रिटर्न में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको फॉलो किया जाएगा, वो आपके सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी टोटल वेल्थ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जब भी प्रॉपर्टी कोई इंसान लेने जाता है, हमारा कल्चर ये है, हमारे पास पैसे कम हो जाए हम किससे गिफ्ट ले लेते हैं, हम किससे लोन ले लेते हैं, तो इसमें उसकी भी अलाउ नहीं किया गया कि आप उसकी बेस पे कर सकते हैं। तो नतीजा ये है कि जब मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा उस वक्त मुझे पहली बात तो पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम में से 25 करोड़ 50 लाख लोग तो ये प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, अब ना गाड़ी खरीद सकते हैं, ना वो बैंकों में डिपॉजिट रख सकते हैं। इस प्रोविजन को अभी इन्फोर्स नहीं किया गया, ये अभी इसकी डेट आनी है। तो 25.5 करोड़ अवाम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो 50 लाख रह गए उनमें से जो खरीदने जाएंगे वो रह जाएंगे, समझ ले आधे लोग जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने, एक एग्जम्पशन लेते हैं, साल में 25 लाख लोग प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। उनका केस टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा, वो देखेगा कि इसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है। अब उस ऑफिसर के साथ उसकी पूरी नेगोशिएशन होंगी, फिर तय होगा जी ये लेना है या नहीं लेना, और उसके बाद वो शख्स जाके वो प्रॉपर्टी बाय कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसका फैसला होगा। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तमाम रियल एस्टेट बैठ जाएगी, क्योंकि अब 26 करोड़ अवाम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, सिर्फ 25 लाख लोग खरीदेंगे, और वो 25 लाख लोग लेने के आगे जो सप्लाई है वो कितनी ज्यादा है और खरीदने वाले कितने कम है। तो ये इकोनॉमी इतनी बुरी तरह तबाह होगी कि इसका मुझे समझ नहीं आता ये लॉ डिवाइस करने वाला साहब कौन है। इस वक्त भी तो क्या हो रहा है, एक फाइलर को अगर वो जाता है तो उसको पता है मुझे क्या इंसेंटिव है, नॉन फाइलर है तो क्या होगा, लोग रिटर्न अपनी फाइल करके जाते हैं, अपने एसेट्स को डिस्क्लोज हो रहा होता है, ऑफिसर के पास है, अगले साल वो होता है, वो देख सकता है। जब ये प्रोविजन एग्जिस्ट करती थी तो इस नई प्रोविजन को लाने का तुक क्या बनता था। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हरेसमेंट है तमाम इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, कि ये फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टर जो है वो सोच रहा है कि ये तो हमें एक एक चीज को कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये प्रोविजन ही गलत ड्राफ्ट की गई है जिसके अंदर कहा गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर आप इसको फाइल करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे तो नहीं होता, आपकी जो टोटल वेल्थ है उस पर भी हो सकता है, आप लोन्स भी ले सकते हैं, आप गिफ्ट भी ले सकते हैं, आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को इसमें कैटर ही नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में या तो इस प्रोविजन को टोटली एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए, या फिर स्टेक होल्डर से प्रॉपर इसके ऊपर व्यू लेना चाहिए, उसके बाद ऐसी कोई प्रोविजन आनी चाहिए और इसकी ड्राफ्टिंग टोटली चेंज होनी चाहिए। ये मेरे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। मलिक हरून साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि मौजूदा जंगी हालात में हुकूमत इन्वेस्टर और सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए क्या मुराद दे सकती है? बात यह है यूबी साहब, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए पहले तो वो उस कंट्री की इकोनॉमी के हालात को देखते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट्स जो है ना, उसका पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से बाहर पैसे भेजना बहुत बड़ा इशू है। नतीजा ये कि वो जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में पहले आ चुका है वो ना अपना इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने में उसको
मुश्किलात का सामना है, दूसरी तरफ उसको जो उसका कैपिटल गेन है वो ले जाने में सामना है, डिविडेंड्स हैं, तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस मामले के अंदर बड़ा इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस हो कि जो पैसा यहाँ आएगा वो उसको वापस ले जाना चाहिए। अगर वो रिपार्टिएबल इन्वेस्टमेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वो पैसा बाद जाएगा। नंबर 2 ये है, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को बता सकते हैं कि 10 ईयर की टैक्स एग्जम्पशन है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जैसे श्रीलंका में छोटे छोटे कंट्रीज ने किया कि ऑफशोर कंपनीज बनाने की इजाज़त दे दी। नतीजा ये कि वो कंपनीज जो है पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे, लेकिन वो लाइसेंस्ड इन पाकिस्तान होंगे और वो इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे और पाकिस्तान में सिर्फ बैंकिंग को यूज़ करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर अगर आप लेके आते हैं तो इन कंट्रीज में जैसे यूएई का मॉडल है, आप अदर कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ पे वो लाइसेंसिंग कॉस्ट या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है उससे जो कंपनीज हैं वो जो कंट्री है वो अर्न कर रहा होता है। तो इंटरनेशनल कंट्रीज जो है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के इंटरनेशनली बिजनेस करें, उनको ये इजाज़त दी जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और वो जब इस कंट्री की रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे तो उससे वो बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। इसी तरह जैसे गवर्नमेंट अभी मिनरल डिपॉजिट्स इनके ऊपर बहुत काम कर रही है, उसमें यह है कि मिनरल डिपॉजिट्स के अंदर हमारे यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इंसेंटिव्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसमें बहुत इंटरेस्ट रखती है, तो उसके अंदर आप इंसेंटिव्स देखें। तो ये कुछ इक़दाम हैं, इनको अगर किया जाए। और टैक्स रेट्स मैं फिर कहूँगा, जो स्टडीज़ हैं वो ये शो करती हैं कि जब आप टैक्स रेट्स को कम करते हैं तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ती है, बजाय कि वो कम होने के वो बढ़ती है। लोग अपना डेक्लेरेशन को बेहतर करते हैं और उसके अंदर आपकी टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूवमेंट आती है। हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन जिस तरह टैक्स रेट्स को बढ़ाया गया है तो लोग ये कैश बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगी, सारे लोग कैश पे काम करेंगे। बैंकिंग जो हम डॉक्यूमेंटेशन चाह रहे हैं वो भी नहीं हासिल हो पाएगी और लोग जो है टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर फोकस होंगे। चोर बाजारी होगी जो अच्छी बात नहीं है और गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो इन टैक्स रेट्स को कम करें, एक रियलिस्टिक चीज लेवल पे लेके आए। बहुत शुक्रिया मलिक हारून साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए आपको टैक्स के रेट कम करना पड़ेंगे, ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा ताकि वो जब चाहे अपने पैसे को बाहर ले जा सकते हैं। और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए और मौजूदा टैक्स पेयर पर बोझ कम करने के लिए FBR को इन्फोर्समेंट का साल इसको देखना चाहिए, 2025-26 को इन्फोर्समेंट करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लोग टैक्स नेट में आए, टैक्स अदा करें, पाकिस्तान भी तरक्की करे, ये कौम को भी कुछ रिलीफ मिले। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।